हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न अक्सर क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर ओम का नियम क्या है और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की स्थापना कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और इससे रिलेटेड अंकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं ओम का नियम, अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है? तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल I एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट्स। इसका मतलब है किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है V, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है यदि हम चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी जैसे फिजिकल स्टेट का मतलब है भौतिक अवस्थाएं, और भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या आता है, जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब क्या है? भौतिक अवस्थाएं हैं। ओके, तो ओम का नियम हमें ये बताता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए, भौतिक अवस्थाओं का मतलब ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, यही ओम्स लॉ है, ओम का नियम है। एक बार फिर से समझिएगा, ओम के नियम के अनुसार जैसे ये कोई चालक है, इसके सिरों का विभवांतर V है और इसमें प्रवाहित धारा I है। ओके, तो ओम का नियम हमें ये बताता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न ये विभवांतर V चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। दैट इज ओम्स लॉ। ओके, इसमें क्या करते हैं हम V, अब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देते R इंटू I, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यही आ जाता है V इक्वल I इंटू R। तो ये ओम का नियम है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, यानी अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम को हम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ओम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप समझिएगा अनुगमन वेग क्या है। ये कोई चालक है, ये एक चालक है, इसकी लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, और इस चालक के सिरों के बीच एक बैटरी लगा देते हैं इस प्रकार से। ये ऋण सिरा है, ये धन सिरा है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा देते। ओके, तो हम जानते हैं कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो चालक होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर आरोपित करते हैं, तो चालक के अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चालक के अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वे एक नियत औसत वेग से बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, यानी इस प्रकार गति करने लगेंगे। यूं एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं, ऐसे।
और इसी नियत औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे vd से व्यक्त करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जब किसी चालक के सिरों के बीच, ये कोई चालक है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे vd से व्यक्त करते हैं। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन्स गति करने लगते हैं तो चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार चालक में वैद्युत धारा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार से वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति कर रहे हैं तो वैद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गति करने लगेगी और चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर इस तरह यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो अनुगमन वेग आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, vd से व्यक्त करते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो देख रहे हैं आप कि जब चालक के सिरों के बीच हमने वोल्टेज लगा दिया, बैटरी लगा दिया, यानी इसके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया, तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया चालक। अब इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ओके, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, थोड़ी सी भाषा लिखते हैं। माना किसी चालक की लंबाई, माना किसी चालक की लंबाई L व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। जब चालक के सिरों के बीच v विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में I धारा प्रवाहित होने लगती है। इतनी भाषा आपको लिखना है इस पे। माना किसी चालक की लंबाई L है और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कितनी, स्मॉल n है। और जब चालक के सिरों के बीच हम
v विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में I धारा प्रवाहित होने लगती है। ओके, अब हम ये जो चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसका मान निकालते हैं, कितना होगा। तो चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या हो जाएगा, E इक्वल V/L। हम जानते हैं चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होता है, V/D। ओके, तो यहाँ D यानी अगर कोई दो प्लेटें हैं इस तरह से और प्लेटों के बीच की दूरी D है और इनके बीच विभवांतर V है। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होता है, V/D। तो यहाँ पर D की जगह क्या है, L है, चालक की लंबाई, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना V है। तो यहाँ पर E इक्वल क्या आ जाएगी, इस सूत्र के अकॉर्डिंग E इक्वल क्या आ जाएगी, V/L। ओके, तो चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होगा, V/L। अब जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। ओके, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा E इंटू कैपिटल E। कैसे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है F/Q। तो यहां से F इक्वल क्या आ जाएगा, Q इंटू E। E इक्वल होता है F/Q, तो F इक्वल क्या आ जाएगा, Q इंटू E। तो ये आ जाएगा इक्वल, अब Q क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल e से व्यक्त करते हैं, इंटू कैपिटल E। तो इस प्रकार से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, F इक्वल स्मॉल e इंटू कैपिटल E। ओके, अब जब बल लगेगा तो उस पर त्वरण उत्पन्न होगा, बल लगेगा अगर इलेक्ट्रॉन पर तो उस पर त्वरण उत्पन्न होगा। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण A इक्वल क्या होगा, F/m। हम जानते हैं न्यूटन के नियम से, चूंकि F इक्वल क्या होता है, m इंटू A। तो यहां से A इक्वल क्या आ जाएगा, F/m। ओके, तो इस प्रकार से A इक्वल क्या आ जाएगा, F/m। तो अब हम ऐसा करें, यहाँ A इक्वल आ जाएगा, इसमें ऐसा कर लीजिए, E की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, E इंटू कैपिटल E का मान कितना है, V/L। यहाँ पर पुट कर दीजिए, ऐसा ये आ गया। अब यहाँ पर A इक्वल क्या, F/m। तो A इक्वल F का मान ये रख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, EV/mL। तो इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ओके, A इक्वल क्या आ जाएगा, EV/mL। ठीक है, अब देखिए जब ये चालक के अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जब गति करेंगे तो ये एक दूसरे से टकराएंगे। ओके, तो किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम कहते हैं श्रांति काल। क्या कहते हैं, श्रांति काल। किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल। और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, टाउ से। तो कहें या टाउ कहें तो टाउ से व्यक्त करते हैं। ओके, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे से टकराएंगे। तो किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम, श्रांति काल, और इसको टाउ से व्यक्त करते हैं। तो श्रांति काल टाउ, अनुगमन वेग Vd और त्वरण A, इन तीनों में निम्न संबंध होता है। A इक्वल होता है Vd इक्वल होता है, Vd यानी अनुगमन वेग बराबर होता है A इंटू टाउ। ये तीनों में रिलेशन होता है। ओके, हम इस चित्र को अब हटा देते हैं, इसको हटा देंगे अब। तो अनुगमन वेग, चूंकि अनुगमन वेग Vd बराबर क्या होता है, A इंटू टाउ।
जहां टाउ क्या है, टाउ श्रांति काल, क्या है ये, श्रांति काल, श्रांति काल। अनुगमन वेग vd इक्वल होता है a इंटू टाउ, ए क्या है, त्वरण है, और टाउ क्या है, श्रांति काल। ओके, अब हम जानते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देखिए vd इक्वल क्या आ जाएगा, vd इक्वल आ जाएगा a इंटू टाउ, टाउ का मान रख देंगे, टाउ इक्वल ए का मान रख देंगे, ए का मान क्या आया है, यहाँ ए का मान रख देंगे, ए का मान क्या है, ई वी बटे एम एल इंटू टाउ, इस प्रकार से। ठीक है, अब चूंकि आई बराबर होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी, हम ये जानते हैं, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। हमें अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को निकालना है। हम जानते हैं कि अनुगमन वेग वी डी और वैद्युत धारा आई में क्या संबंध होता है, आई इक्वल होता है एन ई ए वी डी। तब यहाँ आई इक्वल एन ई ए और वी डी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है, ई वी टाउ बटे एम एल। इस प्रकार से आई इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ई का ई में, तो एन ई स्क्वायर ए वी इंटू टाउ बटे एम एल। ओके, अब यहाँ पर बटे 1 लगा लीजिए, ऐसे गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए वी टाउ इक्वल एम एल इंटू आई। तो अगर हम यहां से निकालेंगे v इक्वल, तो v इक्वल आ जाएगा एम एल इंटू आई और बटे में आ जाएगा, हम v निकालेंगे तो v के अलावा जो है, v के अतिरिक्त जो है वो नीचे आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा इधर, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ओके, तो इस प्रकार से v इक्वल आ गया एम एल आई बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो इसमें जो है ये राशि एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये क्या है, नियत है, एक नियत क्वांटिटी है, नियत राशि है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो नियत रहता है, चालक की लंबाई नियत है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्षेत्रफल और श्रांति काल, यानी एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये क्या रहता है, एक नियतांक रहता है। क्योंकि यहां लिख दें एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये क्या रहता है, नियतांक, इसका मान एक नियतांक रहता है। ओके, इसका मान क्या रहता है, एक नियतांक, और ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर। v इक्वल क्या आ जाता है, इसको हम क्या लिख देंगे, आर इंटू आई। तो v इक्वल आ जाएगा आपका आई इंटू आर, जहां आर क्या है, एक नियतांक है, आर क्या है, एक नियतांक है, जिसे चालक का हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग के आधार पर आप ओम की नियम की व्याख्या समझ गए होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।